फ़लस्तीन की सरजमीन से खूनी रियासत के हाथों खून आलूद होने के बाद अब अपनी आज़ादी की मंजिल के करीब पहुंच चुकी है। फ़लस्तीनियों ने अपने अज़्म और जज्बे से दुनिया पर यह वाज़े कर दिया है कि फ़लस्तीन की रियासत पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है और कोई भी उन्हें जबरी तौर पर नहीं निकाल सकता। और अब दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक समेत यूरोपीय ममालिक भी फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अमेरिका, जो इसराइल की हमेशा हिमायत करता रहा, वो फ़लस्तीन में अमन के हवाले से 21 नकाती एजेंडा सामने ले आया है, जिसको इसराइल समेत तमाम ममालिक ने तस्लीम किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप की गज़ा से मुताल्लिक़ इस एजेंडे की हिमायत की है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन में अमन की राह हमवार करने में कलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब हो या फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से तवील तरीन मुलाकात हो, ये सब सरगर्मियाँ इस बात का मुँह बोलता सबूत हैं कि फ़लस्तीन में अमन लाने के हवाले से अमेरिका समेत दुनिया भर के ममालिक ने पाकिस्तान को कद्र की निगाह से देखा है। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार की एक बार फिर तारीफ़ की है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम गज़ा में जंगबंदी के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। हमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भरपूर हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमन मुआहदे से मुताल्लिक़ नकात पर इत्तफ़ाक़ किया। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की बरबला तारीफ़ की है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का 21 नकाती फार्मूला अमली तौर पर काम भी करेगा? तो इस हवाले से बात करने से पहले इन 21 नकाती जो फार्मूला है उसके चीदा चीदा नकात पर बात कर लेते हैं। दर हकीकत ये मनसूबा गज़ा में अमन और इस्तेहकाम लाने के हवाले से कई अहम अहदाफ पर मुश्तमिल है। इस मनसूबे के तहत सबसे पहले गज़ा को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा और फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि गज़ा की हिफाजत और अमन बरकरार रखने के लिए एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। जबकि यह मनसूबा आर्जी तौर पर एक आलमी इदारे की ज़ेर निगरानी अबूरी हुकूमत कायम करने का इंतज़ाम भी करता है। फिर मनसूबे के तहत गज़ा की वसी पैमाने पर तामीर नौ और फौरी इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी, जिसकी निगरानी बैनुल-अक़वामी इदारे करेंगे। इसके साथ साथ इसराइली यरगमालियों की वापसी और मुख्तलिफ कैदी और फ़लस्तीनियों की रिहाई के अहदाफ भी इस मनसूबे में तय किए गए हैं। और जो हमास के अरकान हथियार डालकर माफ़ी मांगेंगे, उनके लिए भी गुंजाइश मौजूद होगी। ये मनसूबा वाज़े करता है कि किसी को गज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और दोनों फरीकैन इसराइल और फ़लस्तीन को सिक्योरिटी की ज़मानतें दी जाएंगी। इसमें यह ख़ास शक भी शामिल है कि इसराइल कतर पर हमला नहीं करेगा। यानी इस मनसूबे में तवील मुद्दत में इस्लाहात और अबूरी इंतज़ाम के बाद इसराइली और फ़लस्तीनी क़यादतों के दरमियान मुकालमे के ज़रिए एक बावकार और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करने की तवक्को रखी गई है। अब सवाल यह है कि क्या इन नकात काफ़ी होगा? देखा जाए तो गज़ा अमन मनसूबे का मकसद 2 साल से जारी जंग को ख़त्म करना और गज़ा में इंसानी तकालीफ का खात्मा है। यह फ़लस्तीन के मसले का हतमी हल नहीं, लेकिन एक अहम कदम ज़रूर दिखाई देता है, क्योंकि इसके तहत इसराइल को मुस्तक़बिल बेकब्ज़े से रोका गया है और मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत को मानने पर मजबूर किया गया है। ये मनसूबा बड़े मुस्लिम ममालिक जैसे सऊदी अरब, मिस्र, कतर, अमारात, तुर्किया, उर्दन और इंडोनेशिया की हिमायत हासिल कर चुका है। मिस्र और उर्दन जोग्राफियाई नज़दीकी और बड़ी फ़लस्तीनी आबादी के बायस सबसे पहले मान चुके हैं, जबकि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात तामीर नौ और सिक्योरिटी में किरदार अदा करेंगे। अब अगर तमाम फरीक खुलूस नीयत से इस पर अमल करें तो ये मनसूबा फ़लस्तीनी अवाम को अपनी रियासत दिलाने में मददगार साबित होगा। लेकिन अगर इंतहा पसंद अनासर ने इसमें रुकावट डाली तो ख़तरा है कि गज़ा पर मुस्तकिल कब्ज़ा और मगरबी किनारे का इंतज़ाम हकीकत बन जाएगा। अब ये 21 नकाती एजेंडा है। इसके अंदर जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की बात की गई है, एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी, उसमें टोनी ब्लेयर का नाम भी आ रहा है और इस हवाले से कुछ कंसर्न्स भी मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर जमील अहमद जो साबिक सफारतकार हैं वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। 21 पॉइंट चार्टर जो सामने आया है उसमें एक नाम जिस पे बहुत ज़्यादा बहस इंटरनेशनली भी हो रही है, वो साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का नाम है और एक ट्रांजिशनल फ़लस्तीनियन अथॉरिटी कायम करने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि ये फार्मूला, ये प्रपोज 21 पॉइंट्स और फिर ये नाम काबिल कबूल होगा हमास को या फ़लस्तीन को? जी, हमास के पास देखना ये है कि कोई और चॉइस है, और दूसरी बात यह है कि ये 20 नुकाती जो मंसूबा, जिसमें कि तकरीबन 11 ममालिक जो है मुस्लिम और अरब ममालिक, उनकी कंसर्न से, उनके मशवरे से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बनाया है और पेश किया है। तो इसके नाफिजुल अमल होने के चांसेस कितने हो सकते हैं? बहुत कब्ल अज़ वक्त होगा ये, माफ कीजिएगा, बहुत कब्ल अज़ वक्त होगा ये कहना। लेकिन इसके चांसेस पहले जो इससे मुआहदे होते रहे हैं, जो टूटते रहे हैं, बनते रहे हैं, फिर टूटते रहे हैं, बनते रहे हैं, तो वो उससे ज़्यादा ये महसूस होता है कि इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि इसमें मुस्लिम दुनिया की सबसे जो बड़ी अस्करी ताकत है वो पाकिस्तान है, उसके बाद इंडोनेशिया, टर्की है और बाकी अरब ममालिक हैं। तो उसमें ज़ाहिर उनका एक अपना इन्फ्लुएंस है, उनकी अपनी कंसल्टेशन के दौरान अंडरटेकिंग ज़रूर ली है डोनाल्ड ट्रंप से
वरना उसके बगैर तो अपना कंसर्न देना इन ममालिक के लिए बहुत मुश्किल होता। तो यस, जवाब ये है कि ये कुछ वसवसों के साथ इसको चांस दिया जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चॉइस थी नहीं। क्योंकि ओआईसी ने में अपना दमखम देख लिया, मुस्लिम ममालिक ने भी अपना दमखम देख लिया, और उन्होंने शायद यही सोचा हो कि भाई हम तो मजम्मत के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो किसी ताकतवर मुल्क के ताकतवर सदर जो कि पूरा सपोर्ट करते हैं इसराइल को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, और वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उनकी सुन ली जाए और अपनी बात शामिल करके वो जो मिसबाह खाना है, जो कत्लो गारत है, जो शहादतें हो रही हैं डेली, और कोई 67,000 के करीब हो चुकी हैं, और पता नहीं कितने और जो एथनिक क्लिनजिंग, जो पूरी नस्ल कुशी का इरादा नेतन्याहू लिए बैठे, वो कहीं मुकम्मल ना हो जाए कि बाकी जो चंद लाख रह गए हैं उनका भी कला को नहीं, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर साहब, गजा की पट्टी पे जो एक नई हुकूमत या ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाने की बात हो रही है, उसमें जैसे मैंने अर्ज की कि टोनी ब्लेयर का नाम भी है, और फिर जाहिर है एक कंसर्न ज़रूर मौजूद है फ़लस्तीनियों पर भी कि कोई और मुल्क आके इसको कॉलोनी बनाने की बात कर रहा है, फिर वो कॉलोनियल एक सेटअप बन जाएगा और फ़लस्तीनी जो है उनके ज़ेर तसल्लुत रहेंगे, और फिर ऐसे लोग जो वहाँ की डायनामिक्स को समझते नहीं हैं, ज़बान को समझते नहीं हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, वो किस अंदाज में वहाँ पर कार्य सरकार चला सकेंगे या इंतजामात चला सकेंगे? ये हकीकत है कि कोई भी किसी भी इलाके के बाशिंदे नहीं चाहेंगे कि वहाँ किसी और इलाके से लोग आके और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन संभालें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मैं इस टिमूर में मैंने खिदमात अंजाम दी है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक सरबराह के तौर पर अपने डिपार्टमेंट के एज ए इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट। तो मुझे इसका इदराक है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास हुआ 1272 उसके बाद तमाम का तमाम इस टिमूर का इंतजाम इंसराम दे दिया गया यही मल्टीनेशनल फोर्स और ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसको अनटाइड कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईस्ट टिमोर। तो ये मॉडल जो आप बता रहे हैं ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि जो इसमें नजर आता है वो ये कि यूनाइटेड नेशंस की इन्वॉल्वमेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते मासिवाय ह्यूमैनिटेरियन वर्क के, और बाकी उन्होंने अपना बोर्ड तश्कील दे लिया है, एक पीस बोर्ड फॉर पीस, अमन का बोर्ड, जिसमें कि टोनी ब्लेयर जो कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड शख्सियत, जो अपने मुल्क में जिन पे इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है कि वहां के गली कूचों में उनके लिए चलना दुश्वार अब तक है, तो वो तो एक अपनी जगह पर डिस्प्यूट है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इसके अलावा और क्या क्या चॉइसेस थी। नहीं, लेकिन ज़मनन डॉक्टर साहब, ज़मनन कता कलामी के लिए माजरत, टोनी ब्लेयर से मुतालिक ये भी है कि ही सो मच इंस्पायर्ड पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली फ्रॉम ज़ायनिज़्म, और ज़ायनिस्ट की जो है उनके कितने सपोर्टर रहे हैं, तो इस हवाले से भी एक कंसर्न तो मौजूद है। देखिए, ज़ायनिज़्म की तो बुनियाद और उसका जो रोड मैप था और उसकी मदद बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। ज़ायनिज़्म की बुनियाद रखी गई थी 1897 में। उस वक्त से लेके जो उन्हों65 रोड मैप बनाया वो कामयाब होता गया, वतन भी बनाया, जमीन भी कब्जा करते गए, और फलस्तीनियों को धकेल धकेल के गजा की 365 स्क्वायर किलोमीटर की पट्टी में जाके बिल्कुल मुक़य्यद कर दिया, कंसंट्रेशन कैंप बनाया, उसके बाद स्लॉटर हाउस बना दिया अभी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि टोनी ब्लेयर जैसा शख्स ऐसे उसको इन्वॉल्व करना इस मामले में, तो वो हकीकत में बिल्कुल डिस्प्यूटेड सी बात है। आइडियल मामले में तो नहीं होना चाहिए था, आइडियल मामले में तो बोर्ड ऑफ पीस भी नहीं होना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास करते और फलस्तीनियों की अपनी रजामंदी के मुताबिक। अब इसमें क्या होने लगा है, इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी देगी एक दरखास्त, एक रिक्वेस्ट करेगी यूनाइटेड नेशन से भी और सदर ट्रंप से भी कि जी आप उसमें हमारी मदद फरमाएं, इंटरनेशनल कोलिजन फोर्स। उसमें क्योंकि इस्लामिक ममालिक ज्यादातर उन्होंने कंसर्ट तो दे ही दिया होगा ना, इसीलिए ये मामला यहाँ तक पहुंचा है। तो ये जो इस्लामिक ममालिक हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे इस गारंटी के साथ कि इसराइल को उसकी सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए। उसका मतलब क्या हुआ कि हमास को बिल्कुल उधर से निकाल दिया जाए, सेफ पैसेज का पहले जिक्र आ गया है, हमास से हथियार सारे ले लिए जाए, फलस्तीनियन अथॉरिटी को वर्ल्ड बैंक ट्रेनिंग देना शुरू कर देगी, उनको जब वो इस काबिल होंगे रिफॉर्म कर लेंगे अपना, जब वो रेडिकलाइज कर देंगे फलस्तीनियन को, जब इजराइल समझेगा कि फलस्तीन अब उनके लिए खतरा नहीं है और गजा उनके लिए खतरा नहीं है, तो उस वक्त वो फलस्तीन के स्टेटहुड को मान लेगा। जो इन कंडीशंस में जो अब किस जगह पर कहाँ फिसल जाता है इजराइल, इसमें फिर हमारे मुस्लिम ममालिक जो बीच में पड़े हैं ये उनका फिर वतीरा होगा कि वो उसके रिएक्शन में
या अपना इन्फ्लुएंस क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात बहुत दूर की बात है। मेरा तो फिलफौर जो सबसे ज्यादा मेरा एक तशवीश थी कि मैं उन बिलखते सिसकते फलस्तीनी बच्चों, माओं, बूढ़ों, उनकी मैं खुराक किस तरह पहुंचाऊं, उनकी जानें किस तरह बचाऊं, फलस्तीनियों की नस्ल किशी से किस तरह बचाऊं। ये तो सारों को पता है ना कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये सारों को पता है कि ICI इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जेनोसाइड करार दे दिया है गजा को, और ये भी पता है कि वारंट निकले हुए हैं नेतन्याहू के। अगर उस पर नाफिज अमल नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे और सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, तो क्या मतलब है इसका कि हम लोगों को जबह करवाते रहे वहां। देखिए डॉक्टर तो साहब, मेरा बड़ा सादा सा से सवाल है ना, देखिए फिर अगर ये जो प्रपोज फॉर्मूला है या अथॉरिटी है वर्केबल है, तो फिर इराक के अंदर क्या हुआ? क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित नहीं हुआ? और अगर एक ऐसा फेल्ड प्रोजेक्ट हमारे सामने है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला यहां पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए? बहुत बड़ा फर्क है। इराक में मुस्लिम ममालिक शामिल नहीं थे, इसमें सारे के सारे वहां नेटो फोर्सेस थे। सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया था, कोलिजन फोर्सेस बना के इराक पर चढ़ाई कर दी। टोनी ब्लेयर जैसे लोगों ने उस पर पूरी उसकी एडवोकेसी की। तो वो और ये जिसमें के मुस्लिम ममालिक के अकाबरीन हैं शामिल, चाहे उनकी नीयत जो भी हो, मैं उनकी नीयत पे कोई शक नहीं करता, नीयत उनकी अच्छी होगी तभी ये मामला हुआ है। लेकिन अगर न भी वो फर्ज कर ले हाइपोथेटिकली, तो उनकी आवाम जो है वोट खड़ी होगी। लिहाजा एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है इसमें, और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म इन्वोक हो जाएगा तो कुर्सियां मुतजलजल हो जाएंगी। तो लिहाजा ये फर्क है वहां और यहाँ। वहां किसी जो गारंटर थे इराक के, कोई गारंटर नहीं था कि वहां कोई अमन ले आया जाएगा। इजराइल पर तो चढ़ाई करने की गारंटी थी, यहाँ अमन की गारंटी दी जा रही है दुनिया के सबसे मजबूत और सदर और सबसे बट डॉक्टर साहब, अगेन वॉर क्रिमिनल लाइक टोनी ब्लेयर इन द स्पॉटलाइट। That's right, we say it's a war criminal, but ICC ने तो डोनाल्ड ट्रंप को कहा है, टोनी ब्लेयर फ्रॉम ऑल पैरामीटर्स, यस ही could be lamented as war criminal, लेकिन उसको ICC ने डिक्लेयर नहीं किया। हम कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, जिस तरीके से उन्होंने किया है नहीं होना चाहिए था। अगर उसको नहीं रखने के बाद अगर ये कहा जाए कि भाई ये मंसूबा भी नहीं होना चाहिए था 20 पॉइंट का, चले ये भी मान लेना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो OIC के 57 मुल्क जो है वो क्या कर लेंगे? वो बचा लेंगे फलस्तीनियों को। 2 साल तक उनकी नजरों के सामने लोग जेनोसाइड होता रहा, तो मजम्मत दर मजम्मत, फिर मजम्मत, फिर दर मजम्मत, इसके अलावा क्या किया इन्होंने? अब अगर उनको एक मजबूत आदमी मिला है और गारंटी दे रहा है और ये सब शामिल हुए हैं, तो गिव इट अ चांस, ताकि कुछ अभी अगर अगले 24 घंटे में, 48 में, 72 में आप हमें पता पड़ जाएगा 48 घंटे के अंदर अंदर कि हमास इसको, मेरे अपने तजवीज़ के मुताबिक हमास के पास चॉइस कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा इसको। उस बेचारे के पास चॉइस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास? तो फिर वो जब, और उसमें पहले से कंसल्टेशन हो रही है, पहले से राब्ते हैं हमास के साथ, पहले से फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ राब्ते हैं। मेरे अपने तजवीज़ के मुताबिक ये चीज हमास इस पे मान जाएगा। सिर्फ हमास क्या चाहेगा कि हमें सेफ कॉरिडोर दे दो, आप गारंटी लो कि ऐसा ना हो कि हम जाते जाते हमें मार डालें एकदम, कि हम अगर सरेंडर भी करते हैं और सेफ कॉरिडोर से गुजरते हैं। तो इन्होंने तो प्रोफाइलिंग की हुई है, AI की प्रोफाइलिंग की हुई है, तो ये तो चुन चुन के अपने जो स्नाइपर शूटर्स हैं मरवा देंगे। तो कोई गारंटी लेगा अगले 48 घंटों में? क्योंकि ये सारे के सारे सरबराहान मौजूद थे, और जब गारंटी मिलेगी तो उनको सेफ पैसेज मिल सकता है। अगर हमास जिंदा है तो तहरीक को भी जिंदा कर सकते हैं बाद में। अपनी जो हक़ खुद इरादियत अगर उस पर नहीं मिलती है कानूनी तौर पर, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का रेजोल्यूशन 2649 है, उसके तहत दोबारा मज़ामत शुरू करने कानूनी होगा। वो ईस्ट तिमोर ने भी तो इसी तरह मुज़ाहमत की थी, और मुल्कों ने भी तो इसी तरह ऑक्यूपेशन के खिलाफ मुज़ाहमत की है। कश्मीर के लोग भी तो इसी तरह मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो वो भी दोबारा कर लेंगे। जिंदा तो रहेंगे तब करेंगे ना, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? यहाँ तो नस्ल कुशी की बात आ गई थी। ठीक, हमास इज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट दिस 21 पॉइंट चार्टर। डॉक्टर अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। साबिक सफारतकार डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद।